हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा को समझेंगे। यहाँ जैसा कि पाठ का नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा, तो सबसे पहले हम गुणनखंड के बारे में बात करते हैं। गुणनखंड जैसे किसी भी संख्या के हमें गुणनखंड पता करना है। मान लो वो संख्या 12 है। 12 के अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करें, मतलब 12 को ऐसी संख्याओं में बांटें जिनका गुणा करने पर हमें 12 मिले, तो 12 4 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तब हमें 12 मिलेगा। 4 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तब हमें 12 मिलेगा। 2 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे तब हमें 12 मिलेगा। और 1 का गुणा अगर हम 12 में करेंगे तब भी हमें 12 मिलेगा। तो 12 4 और 3 का गुणज है, 12 2 और 6 का भी गुणज है, और 12 1 और 12 का भी गुणज है। क्योंकि 1 और 12 का गुणा करने पर भी हमें 12 प्राप्त हो रहा है, 2 और 6 का गुणा करने पर भी 12 आएगा, 4 और 3 का गुणा करने पर भी 12 आएगा। तो 12 इन सभी संख्याओं का गुणज है, और ये सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड हैं। मतलब 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी संख्याएं 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणज की। जैसे हमें किसी भी संख्या के गुणज निकालना है तो हमें उस संख्या का पहाड़ा लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें 5 के गुणज निकालना है तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छिक्का 30। इसी तरह हम आगे भी पहाड़े को बढ़ा सकते हैं। मतलब 5 के अगर हम गुणज लिखना चाहें तो हम 5 का पहाड़ा लगातार पढ़ते जाएंगे तो वो 5 के गुणज निकलते जाएंगे। मतलब किसी भी संख्या के अगर हमें गुणज निकालना होते हैं तो हम उस संख्या के पहाड़े को पढ़ते हैं, और किसी भी संख्या का पहाड़ा कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि अगर हम 5 के पहाड़े को आगे बढ़ाते जाएं तो 5 धाम 50 के बाद 5 का गुणा जब हम 11 में करेंगे तो 55 आएगा। 5 का गुणा जब हम 12 में करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 5 का गुणा जब हम 13 में करेंगे तो 13 का गुणा 5 में करने पर 65 आएगा। इसी तरह 5 के गुणज निकलते जाएंगे। मतलब किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वो अनंत होते हैं, लेकिन जब हम किसी संख्या के गुणनखंड पता करते हैं, जैसे कि अभी हमने 12 के गुणनखंड निकाले थे, तो 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12, इसके बाद गुणनखंड निकलना बंद हो गए थे, क्योंकि और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनका गुणा करने पर हमें 12 मिल सके। इसलिए गुणनखंड किसी भी संख्या के सीमित होते हैं, लेकिन गुणज किसी भी संख्या के अनंत हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चूहा और बिल्ली। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है, तो कुंजन अभी
जो चूहे का नाम है कुंजन, वो कुंजन चूहा 14 पर है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। बिल्ली एक बार में 2 खाने कूदता है चूहा, तो 14 पर है अभी। 14 के बाद वो 16 पर आएगा, 16 के बाद 18 पर आएगा, 18 के बाद 20 पर आएगा, 20 के बाद 22 पर आएगा और 22 के बाद 24 पर आएगा और फिर 26 पर आएगा और अगली स्टेप में 28 पर पहुंच जाएगा। ठीक है। अब बिल्ली 3 पर है। बिल्ली जो है वो कहाँ है? 3 पर है। यह क्या यहाँ दिखाई दे रही है। वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। तो बिल्ली जैसा कि अभी 3 पर है, तो 3 के बाद जब वो अगले खाने पर कूदेगी तो 6 पर आएगी, 6 के बाद 9 पे आएगी, 9 के बाद 12 पर आएगी और 12 के बाद 15 पे आएगी, 15 के बाद 18 पे आएगी, 18 के बाद 21 पे आएगी, 21 के बाद 24 पे आएगी और 24 के बाद 27 पे आएगी। इसी तरह वो आगे बढ़ती जाएगी। अब अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। वे खाने जिन पर चूहा कूदा। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि चूहा 14 पर है, 14 के बाद 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। चूहा एक बार में 2 खाने कूदता है और चूहा 14 पर है, तो अगली बार में 16 पर आएगा, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26 और फिर 28 पर आएगा। वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी। तो बिल्ली 3 पर थी और एक बार में वो 3 खाने कूदती है, तो 3 के बाद 6 पर आई थी, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24 और 24 के बाद 27। ठीक है। अब वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे। तो 18 और 24 ऐसे खाने हैं जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे। क्या चूहा बच सकता है? तो हाँ, चूहा बच सकता है, क्योंकि 18 और 24 पर बिल्ली और चूहा दोनों एक साथ नहीं आते हैं। पता करो, अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या चूहा बच पाएगा? तो बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है, तो बिल्ली 5 पर है, अगली बार में 10 पर आएगी, फिर 15 पर आएगी, फिर 20 पर आएगी, फिर 25 पर आएगी और इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। और चूहा जो कि 8 पर है, तो वो अगले खाने में अगली बार जब कूदेगा तो वो 4 खाने कूदता है एक बार में, तो 8 के बाद वो 12 पर आएगा, 12 के बाद 16 पर आएगा और 16 के बाद 20 पर आएगा और 20 के बाद 24 पर आएगा। इसी तरह वो
आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर हम देखें तो बिल्ली भी चौथी बार कूदने पर 20 पर पहुंचती है और चूहा भी चौथी बार कूदने पर 20 पर पहुंचता है। मतलब चूहा और बिल्ली दोनों 20 पर एक साथ पहुंचते हैं, इसलिए बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी, मतलब चूहा नहीं बच पाएगा। ठीक है। मोंटो का इंतज़ार। मोंटो बिल्ली किसी के लिए इंतज़ार कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतज़ार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है। यहाँ 1 से लेकर 60 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और कुछ अंकों के ऊपर इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, मतलब अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए हैं। अब हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। उन संख्याओं पर जो कि 3 से भाग हो सकती हैं पीले बिंदु से निशान लगाओ और 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगाओ। ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंगों के बिंदु हैं? इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर हैं? इन अक्षरों को क्रम से नीचे लिखो। अगर हम ये प्रक्रिया करते हैं, मतलब सबसे पहले हम 2 से भाग होने वाली संख्याओं को लाल बिंदु से निशान लगाएं और 3 से भाग होने वाली संख्याओं पर पीले बिंदु से निशान लगाएं और 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगाएं, और ऐसे खाने जिन पर तीनों रंगों के बिंदु हैं उन खानों के ऊपर जो अक्षर लिखे हुए हैं उन अक्षरों को अगर हम क्रम से लिखें तो हमें पता चल जाएगा कि मोंटो बिल्ली किसका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले वे संख्याएं जो 2 से भाग हो सकती हैं उन पर लाल रंग से निशान लगाते हैं। तो 1 से अगर हम शुरू करें तो 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसके बाद 2 में 2 का भाग जाएगा, 2 के बाद 4 में 2 का भाग जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में भी जाएगा, 10 में भी जाएगा, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। ठीक है, ये 2 से भाग होने वाली संख्याओं पर हमने लाल रंग से निशान बना दिए। अब 3 से भाग होने वाली संख्याओं पर पीले रंग से निशान लगाएं। तो 1 में तो जाएगा नहीं, 2 में भी नहीं जाएगा, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60। 60 में भी 3 का भाग चला जाएगा। अब 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले रंग से निशान लगाना है। तो 1 में नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, लेकिन
4 में 4 का भाग जाएगा, फिर 8 में भी जाएगा, 12 में जाएगा, 12 के बाद 16 में जाएगा, 16 के बाद 20 में जाएगा, 20 के बाद 24 में जाएगा, 24 के बाद 28 में जाएगा, 32 में भी 4 का भाग जाएगा, 36 में भी 4 का भाग जाएगा, 40 में भी 4 का भाग जाएगा, 44 में भी 4 का भाग जाएगा, 48 में भी 4 का भाग जाएगा, 52 52 में भी जाएगा, 56 में भी जाएगा और 60 में भी जाएगा। अब ऐसी संख्याएं जिन पर तीनों रंगों से निशान लगाए गए हैं, तो अगर हम ऐसी संख्याओं को देखें तो 12, 24, 36, 48 और 60 ये संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 2, 3 और 4 तीनों संख्याओं का भाग जाता है। इनके ऊपर लिखे हुए अक्षरों को अगर हम देखें तो 12 के ऊपर M लिखा है, 24 के ऊपर O लिखा है, 36 के ऊपर U लिखा है, 48 के ऊपर S लिखा है और 60 के ऊपर E लिखा है। इन अक्षरों को अगर हम क्रम से लिखते हैं तो M O U S E माउस बनता है, मतलब मोंटो बिल्ली चूहे का इंतज़ार, माउस मतलब चूहे का इंतज़ार कर रही थी। म्याऊं का खेल। इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि इस खेल को खेलने के लिए सभी खिलाड़ी एक गोले में खड़े हो गए हैं। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2 और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा और आखिरी बचा खिलाड़ी जीत जाएगा। तो अगर हम इस खेल को खेलें तो सबसे पहले 1 से शुरू करना है, तो पहला खिलाड़ी 1 कहेगा, दूसरा खिलाड़ी 2 कहेगा और जिस खिलाड़ी को 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। तो अब 2 के बाद 3 आएगा, लेकिन उस खिलाड़ी को 3 ना बोलकर 3 की जगह क्या बोलना है, म्याऊं बोलना है। इसके बाद अगला खिलाड़ी 4 बोलेगा, उसके बाद वाला खिलाड़ी 5 बोलेगा और फिर उसके बाद वाला खिलाड़ी म्याऊं बोलेगा, क्योंकि 6 भी 3 से भाग होने वाली संख्या या 3 का गुणज है, मतलब 3 के पहाड़े में आती है। अब 6 के बाद अगला खिलाड़ी 7 बोलेगा, फिर अगला खिलाड़ी 8 बोलेगा और फिर उसके बाद वाला खिलाड़ी म्याऊं बोलेगा। उसके बाद अगला खिलाड़ी 10 बोलेगा, फिर उसके बाद अगला खिलाड़ी 11 बोलेगा और उसके बाद वाला खिलाड़ी म्याऊं बोलेगा। इसी तरह इस गेम को आगे बढ़ाना है। जब भी 3, 6, 9, 12, अब अगली बार 15 पर जब जो खिलाड़ी आएगा तो वो 15 की जगह म्याऊं बोलेगा, फिर 18 की जगह म्याऊं बोलेगा। तो तुमने कौन सी संख्याओं को म्याऊं से बदला? तो हमने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 इन संख्याओं को म्याऊं से बदला और इसके आगे भी हम और आगे बढ़ा सकते हैं। तो
हम इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 जिन संख्याओं को हमने म्याऊं से बदला था उन संख्याओं को हम 3 के गुणज कहते हैं। अब संख्या 3 को 4 से बदलकर इस खेल को खेलें। तो 1 से शुरू करना है। 1, 2, 3 और अगली संख्या 4 का 4 या 4 से या तो भाग होगी या 4 के गुणा में आएगी। मतलब 4 की जगह म्याऊं बोलना पड़ेगा। इसके बाद 5, 6, 7 और अगली संख्या फिर 4 के गुणज में है तो इसको म्याऊं बोलना पड़ेगा। फिर 9, 10, 11 और अगली संख्या की जगह फिर म्याऊं बोलना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम देखें तो हमने 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40 इन सभी संख्याओं को म्याऊं से बदला। तो ये सभी संख्याएं 4 के गुणज हैं। ठीक है। अब 5 के कोई भी 10 गुणज लिखो। तो अगर हम 5 के गुणज लिखें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छिक्का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45 और 5 धाम 50। ये 5 के प्रथम 10 गुणज हैं। हम अगर चाहते तो इसको और आगे भी बढ़ा सकते थे क्योंकि किसी भी संख्या के गुणज अनंत होते हैं। साझा गुणज। कोई एक संख्या सोचो, अगर वह 3 का गुणज है तो उसे लाल गोले में लिखो। अगर वह 5 का गुणज है तो उसे नीले गोले में लिखो। मतलब हमें कोई एक संख्या सोचना है और अगर वह 3 का गुणज है, मतलब अगर वो 3 के पहाड़े में आती है तो उसे हमें इस लाल गोले में लिखना है। और अगर वह 5 का गुणज है, मतलब अगर वह 5 के पहाड़े में आती है तो हमें इस नीले गोले में उसको लिखना है। ठीक है। मैं 15 को कहाँ लिखूं? वह 3 और 5 दोनों का गुणज है। कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों के गुणज हैं, इसलिए हम उन्हें 3 और 5 दोनों के साझा गुणज कह सकते हैं। सोचो, अगर तुम 3 और 5 के साझा गुणज बैंगनी हिस्से में लिखते हो तो क्या वे लाल और नीले दोनों गोले में भी हैं? तो अगर हम इस संख्या को इधर लिखें, क्योंकि ये 3 और 5 दोनों का गुणज है, तो क्या ये 3 के लाल गोले में भी आएगा ये और नीले गोले में भी आएगा। तो अगर हम 3 के गुणज मतलब 3 के पहाड़े को लिखें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और इसी तरह आगे भी लिख सकते हैं। अब हम 5 के गुणज लिखें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इसी तरह आगे भी लिख सकते हैं। तो 15 दोनों का साझा गुणज है, 15 3 के गुणज भी है और 15 5 का गुणज भी है। इसके बाद अगला गुणज तीसाते 21, इसके बाद आएगा तियाठे 24, 3 नाम 27 और 3 नाम 30। तो 30 3 का गुणज भी है और 30 5 का गुणज भी है, मतलब ये भी इन दोनों का साझा गुणज
होगा। अब हमसे पूछा गया है कि 3 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है। तो 3 और 5 के गुणजों में सबसे छोटा साझा गुणज 15 है, क्योंकि सबसे पहले 15 आया था, 15 के बाद 30, अब 30 के बाद 45 आएगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ये 3 के गुणज हैं, ये 5 के गुणज हैं, और ये 3 और 5 दोनों के गुणज हैं, और 15 3 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज है। 3 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज ही 3 और 5 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्त्य कहलाता है। किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं के जब हम साझा गुणज लिखते हैं तो उनमें जो सबसे छोटा साझा गुणज होता है वो उन संख्याओं का एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्त्य कहलाता है। यहाँ अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। यहाँ कुछ चूड़ियों हमें दिखाई दे रही हैं। इन चूड़ियों के हमें अलग अलग समूह बनाने हैं। जैसा कि पहला दिया हुआ है कि मान लो चूड़ियों की कुल संख्या 18 है, तो वो 18 चूड़ियों से अलग अलग संख्याओं के कितने समूह बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना, मतलब कोई भी चूड़ी छूटना नहीं चाहिए। तो अगर हम 18 को देखें तो 18 कौन कौन सी संख्याओं का गुणा करने पर हमें 18 मिल सकता है। 1 का अगर हम 18 में गुणा करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। 2 का गुणा अगर हम 9 में करते हैं तब भी हमें 18 मिलेगा। 3 का गुणा अगर हम 6 में करते हैं तब भी हमें 18 मिलेगा। और 6 का 3 में गुणा करने पर भी हमें 18 मिलेगा। 9 का गुणा 2 में करने पर भी हमें 18 मिलेगा। और 18 का 1 में गुणा करने पर भी हमें 18 मिलेगा। तो वे सभी संख्याएं जिनका गुणा करने पर हमें 18 मिलता है वे 18 के गुणनखंड होंगे। तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 ये सभी 18 के गुणनखंड हैं। ठीक है, 1 और 18 का गुणा करने पर 18 आता है। तो 18 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो जो हमें 18 मिलेगा। 9 का 2 में गुणा करेंगे तब भी हमें 18 मिलेगा। 3 का 6 में गुणा करेंगे तब भी हमें 18 मिलेगा। 6 का गुणा 3 में करेंगे तब भी हमें 18 मिलेगा। 9 का गुणा 2 में करेंगे तब भी हमें 18 मिलेगा। और 18 का 1 में गुणा करेंगे तब भी हमें 18 मिलेगा। तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 ये सभी 18 के गुणनखंड हैं। इसी तरह अब हम 24 के गुणनखंड निकालें तो 24 1 का गुणा अगर हम 24 में करेंगे तब हमें 24 मिलेगा। 2 का गुणा अगर हम 12 में करें तब हमें 24 मिलेगा। 3 का गुणा अगर हम 8 में करें तब हमें 24 मिलेगा। 4 का गुणा अगर हम 6 में करें तब हमें 24 मिलेगा। ठीक है, 6 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तब भी हमें 24 मिलेगा। 8 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तब भी हमें 24 मिलेगा। 12 का गुणा
अगर हम 2 में करेंगे तब भी हमें 24 मिलेगा, और 24 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तब भी हमें 24 मिलेगा। इस तरह 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 ये सभी 24 के गुणनखंड होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमने लिखा हुआ है कि ये 24 के गुणनखंड हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब हम 5 के गुणनखंड निकालें तो 5 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तब हमें 5 मिलेगा, और 1 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तब हमें 5 मिलेगा। तो 1 और 5 ये दोनों 5 के गुणनखंड होंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये 5 के गुणनखंड हैं। अब 9 के गुणनखंड निकालने के लिए अगर हम 1 का गुणा 9 में करें तब हमें 9 मिलेगा, 3 का गुणा 3 में करें तब हमें 9 मिलेगा, और 9 का गुणा 1 में करें तब हमें 9 मिलेगा। मतलब 1, 3 और 9 ये 9 के गुणनखंड होंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इसी तरह और भी संख्याओं के गुणनखंड हम निकाल सकते हैं, जैसे कि 7 के गुणनखंड 1 और 7 हैं, 2 के गुणनखंड 1 और 2 हैं, 10 के गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 हैं, 1 का गुणनखंड 1 है, 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20 हैं, 13 के गुणनखंड 1 और 13 हैं, 21 के गुणनखंड 1, 3, 7 और 21 हैं। गुणनखंड निकालने के लिए एक और तरीका है कि वे सभी संख्याएं, अगर हमें 18 का गुणनखंड निकालना है तो जिन संख्याओं का भाग 18 में जाएगा वे सभी 18 के गुणनखंड होंगे। जैसे अगर हम 21 के गुणनखंड निकालना चाहें तो 1 से शुरू करें, 1 का भाग 21 में जाएगा इसलिए 1 21 का गुणनखंड होगा, 2 का भाग 21 में नहीं जाएगा इसलिए 2 21 का गुणनखंड नहीं होगा, 3 का भाग 21 में जाएगा इसलिए 3 21 का गुणनखंड है, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, लेकिन 7 का भाग जाएगा, 7 तिया 21 तो 7 21 का गुणनखंड है। 7 के बाद 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी 21 में भाग नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का भी नहीं जाएगा, और फिर सीधा 21 का भाग जाएगा। तो 1, 3, 7 और 21 ये 21 के गुणनखंड हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। साझा गुणनखंड। 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तुमने दोनों गोलों में आने वाले भाग बैंगनी में कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं। ये 25 और 35 के साझा गुणनखंड हैं। अब यहाँ हमें इस गोले में हमें 25 के गुणनखंड लिखना है और इस गोले में हमें 35 के गुणनखंड लिखना है। तो 1 का भाग 25 में जाएगा इसलिए 1 25 का गुणनखंड है। 1 के बाद 5 का भाग 25 में जाएगा और 25 का भाग 25 में जाएगा। तो 1, 5 और 25 ये 25 के गुणनखंड हैं। इसी तरह 35 के गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो 1 का भाग 35 में जाएगा, 5 का भाग 35 में जाएगा, 5 7 35, 7 का भाग 35 में जाएगा और 35 का भाग 35 में जाएगा। तो लाल गोले में हमने 25 के गुणनखंड लिख दिए और नीले गोले में हमने 35 के
गुणनखंड लिख दिए। अब वे गुणनखंड जो दोनों में हैं उनको हम इस गुलाबी रंग में लिखते हैं। तो 1 दोनों का गुणनखंड है और 5 भी दोनों का गुणनखंड है। मतलब 25 और 35 के साझा गुणनखंड 1 और 5 होंगे, जैसा कि यहाँ भी बताया गया है। 1 और 5 25 और 35 के साझा गुणनखंड हैं। अब 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तो अब हम 40 और 60 के गुणनखंड लिखते हैं। तो 40 के गुणनखंडों को हम लाल गोले में लिखेंगे और 60 के गुणनखंड को हम नीले गोले में लिखेंगे। 1 2 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 8 8 के बाद 10 10 के बाद 20 और 20 के बाद 40। ये सभी 40 के गुणनखंड हैं। 1 का भाग 40 में जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 8 का जाएगा, 10 का जाएगा, 20 का जाएगा और 40 का जाएगा। अब 60 के गुणनखंड में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भाग भी 60 में जाएगा, 6 का भाग भी जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, 10 के बाद 12 का जाएगा, 12 के बाद 15 का जाएगा, 15 के बाद 20 का जाएगा, 20 के बाद 30 का जाएगा और 30 के बाद 60 का जाएगा। अब 40 और 20 के गुणनखंडों में हम ऐसे गुणनखंड को देखें जो दोनों गोलों में हमने लिखे हैं। तो 1 दोनों गोलों में लिखा हुआ है, 2 भी दोनों गोलों में लिखा हुआ है और 4 भी दोनों गोलों में लिखा हुआ है और 10 भी दोनों गोलों में लिखा हुआ है और 20 भी दोनों गोलों में लिखा हुआ है। इस तरह 40 और 60 के साझा गुणनखंड 1 2 4 10 और 20 होंगे, जैसा कि यहाँ भी करा गया है। 1 2 4 और 10। 5 को मैंने छोड़ दिया था, यहाँ 5 भी दोनों का साझा गुणनखंड होगा। मतलब 40 और 60 के साझा गुणनखंड में 1 2 4 1 2 4 5 10 और 20 होंगे। इनमें अगर सबसे बड़ा साझा गुणनखंड पूछा जाता है तो 40 और 60 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 20 होगा। अभी हमसे केवल साझा गुणनखंड पूछे गए थे, इसलिए हमने 1 2 4 5 10 और 20 को लिख दिया। लेकिन अगर इसी सवाल में हमसे 40 और 60 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड पूछते तो उसका आंसर 20 होता। दो संख्याओं का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ही उनका महत्तम समावर्तक मतलब HCF कहलाता है। यहाँ गुणनखंड पेड़ बनाने की कोशिश करो। 18 का एक गुणनखंड पेड़ उनने हमें बना के दिया है। 18 के जो गुणनखंड हैं, जैसे 9 का 2 में गुणा करने पर 18 आ गया और 3 का 3 में गुणा करने पर 9 आ गया। जब भी अभाज्य संख्या आ जाएगी तो उस तरफ की संख्या में फिर हमें पेड़ को आगे नहीं बढ़ाना है। यहाँ 2 अभाज्य संख्या आई थी, 9 लेकिन भाज्य संख्या है। 9 का 3 गुणा 3 ये भी अभाज्य संख्या आ गई, तो ये एक गुणनखंड पेड़ बन गया। इसी तरह अगर हम एक और
गुणनखंड पेड़ बनाना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इधर हम लिखेंगे 6 और इधर लिखेंगे 3। 6 का गुणा 3 में करने पर भी 18 आएगा। अब इधर आ जाएगा 3 गुणा 2, तो ये अभाज्य संख्या आ गई थी और यहाँ भी दोनों अभाज्य संख्या आ गई। और कोई सी संख्या ऐसी नहीं है जिनका गुणा करने पर 18 आ सकता है, इसलिए 18 के 2 गुणनखंड पेड़ बनेंगे, जैसा कि यहाँ ये करके दिखाया गया है। 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब ऐसे ही हम 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीक़ों से बना सकते हो, उनमें से 3 को नीचे लिखो। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले में 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 आएगा, ये अभाज्य संख्या आ गई। अब 12 6 और 2 का गुणा करने पर 12 आएगा, ये अभाज्य संख्या आ गई। और 6 2 और 3 का गुणा करने पर 6 आएगा। इस तरह एक 24 का गुणनखंड पेड़ ये बन गया। अब दूसरे को 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 आएगा, ये अभाज्य संख्या है। अब इसको दो संख्याएं ऐसी सोचें जो गुणा करने पर 8 बनाए, तो 4 का 2 में गुणा करने पर 8 आएगा, यह अभाज्य संख्या आ गई। अब 2 का 2 में गुणा करने पर 4 आएगा। इस तरह एक गुणनखंड पेड़ ये बन गया। अब तीसरा 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह 24 के कुल 3 गुणनखंड पेड़ बन सकते हैं, जो कि यहाँ हमने बनाए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। यहाँ 4, 5 एवं 10 का सबसे छोटा साझा गुणज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 4 के गुणज लिखेंगे। तो 4 के गुणज लिखने के लिए हम 4 का पहाड़ा लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32। इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। ये हमने 4 के गुणज लिख दिए। अब 5 के गुणज 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30 और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। 10 के गुणज 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 पंचे 50, 10 छिंग 60 और 10 साती 70। इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। अब तीनों संख्याओं के अगर हम गुणजों को देखें तो इनमें साझा गुणज जो तीनों में आ रहा है वो 20 है। 20 4, 5 एवं 10 का सबसे छोटा साझा गुणज है। 4, 5 एवं 10 का सबसे छोटा साझा गुणज 20 है। 6, 12, 18 का सबसे बड़ा साझा गुणज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड लिखते हैं। 6 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा वो 6 के गुणनखंड होंगे। तो 6 में 1, 2, 3 और 6 का भाग जाएगा, तो ये 6 के गुणनखंड हैं। 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इन सभी संख्याओं का भाग 12 में जाएगा, इसलिए 12 के गुणनखंड हैं। 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9, 18। इन सभी संख्याओं का भाग 18 में जाएगा, इसलिए ये 18 के गुणनखंड हैं। अब अगर हम इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों को देखें तो इनमें 1, 2, 3 और 6 ये गुणनखंड तीनों संख्याओं में आ रहे हैं, इसलिए 6, 12, 18 का साझा गुणनखंड 1, 2, 3, 4 और 6 होंगे। लेकिन हमसे सबसे बड़ा साझा गुणनखंड पूछा गया है, तो 6, 12 और 18 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 6 होगा, क्योंकि 1, 2, 3 और 6 में सबसे बड़ी संख्या
6 है, इसलिए 6, 12 और 18 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 6 है। यहाँ 12, 18 और 24 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है, क्योंकि 12 में 1, 2, 3, 4, 6 और 12 का भाग जाता है। 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का भाग 18 में जाता है। 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 हैं, क्योंकि 24 में 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 का भाग जाता है। अब 12, 18 और 24 के साझा गुणनखंड को अगर हम देखें तो 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6, ये गुणनखंड 12, 18 और 24 के साझा गुणनखंड हैं। और इन साझा गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड 6 है, इसलिए 12, 18, 24 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 6 होगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप अपने घर पर इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। धन्यवाद।